नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप मेरे साथ जुड़े हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज़ चैनल पर और आप मेरे साथ देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी, जो आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं। नमस्कार सर। सादर नमस्कार सर, सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे आपके जीवन की, आपके घर से लेके क्वालिफिकेशन और राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई जी। देखिए अनिल जी, मेरा जन्म गांव गढ़ी नत्थेखा जो खंड फर्रुखनगर में है उसमें हुआ और जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव में हुई और जो हाई स्कूल मैंने रोहतक से किया और शेष अपने द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से शिक्षा प्राप्त करी जी। और 1989 में मेरा चयन दिल्ली पुलिस में हुआ और उसके बाद निरंतर एक सोच थी कि कैसे इस क्षेत्र के विकास में हम अपना योगदान दें। उस सोच के दृष्टिगत 1995 में अप्रत्यक्ष तौर पे राजनीतिक शुरुआत की और उसका प्रतिफल ये रहा कि निरंतर काम करने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के अंतर्गत उस जमाने में मैं काम करता था। तो फिर हमारे समर्पण और सेवा को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने मेरी धर्मपत्नी सावित्री तंवर जी को जिला स्तर और प्रदेश स्तर की अनेक जिम्मेदारियां दी जी। उसके बाद 2014 में 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मैंने दिल्ली पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और उस समय मेरे करीब 15 साल से ज्यादा का समय शेष बचता था जी। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये था कि जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं, आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सन 1966 में संयुक्त पंजाब से हरियाणा प्रदेश अलग हुआ जी और 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने जी। और उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी पटौदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। तो ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन आज करीब 58-60 वर्ष के बाद भी जिस प्रकार के हालात इस पटौदी और फर्रुखनगर खंड के हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं और जो दुर्दशा ये क्षेत्र झेलने के लिए मजबूर है वो सारे के सारे आप सभी साथी उस बात को देख रहे हैं। एक तरफ गुड़गांव जो आज एक विश्व स्तरीय शहर है जिसको साइबर और मिलेनियम सिटी के तौर पे विश्व में विख्यात है और हमारे से मात्र 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद जो विकास की रोशनी यहाँ फर्रुखनगर खंड में पहुंचनी चाहिए थी और जो पटौदी खंड में रोशनी पहुंचनी चाहिए थी, निश्चित तौर पे वो विकास विगत के 5 दशक के ज्यादा के समय में यहाँ नहीं हो पाया। आज यहाँ ना तो औद्योगिक विकास है, ना यहाँ पे विदेशी निवेश है और अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस तरह से गुड़गांव का भी अस्पताल पिछले 10 वर्षों से जो मुख्य अस्पताल था उसको तोड़ के पुनर्निर्माण की बात चल रही है। वहां पे आज भी, बल्कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वहां पे 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है। लेकिन उस तरह के तो कम से कम आज अगर हम वर्तमान जिला गुरुग्राम की बात करें, उस तरह के कम से कम 4 अस्पतालों की जरूरत है जी। जो प्रस्तावित अस्पताल गुड़गांव में है उसके दृष्टिगत मेरा मानना यह है कि यहाँ पे फर्रुखनगर पटौदी के बीच में कहीं बेहतरीन एक बहुत बढ़िया अस्पताल बनना चाहिए। इसके अलावा सड़कों के जो हाल हैं विगत के समय में, इस तरह से सड़कें हैं लेकिन सड़कों में गड्ढे हैं, वो भी आपको सब जानकारी है। और जिस तरह से शिक्षा विद्यालयों का जो हाल है, सरकारी विद्यालयों का, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारे के सारे बच्चे जिस तरह से निजी विद्यालयों में जाने के लिए मजबूर हैं, ये सारी की सारी क्षेत्र की दुर्दशा है। और विगत कितने ही लंबे समय से जो यातायात के सरकारी साधन यहाँ नहीं है, किस प्रकार से जान जोखिम में डाल के
जिस तरह से लोग यहाँ भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये इस तरह के कितने ही ऐसे विषय हैं जिनके लिए मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा जो भी विभिन्न सरकारें रही हैं उन्होंने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। सर, इनेलो सरकार भी रही, उस समय आप इनेलो से जुड़े हुए थे, तो उस समय भी यही स्थिति थी इस क्षेत्र की, पटौदी और फर्रुख नगर के दायरे की अगर बातचीत करें। उसके बाद आपने इनेलो से त्याग पत्र देके और आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और आम आदमी पार्टी से फिर आपने त्याग पत्र देके कांग्रेस, फिर तीसरी पार्टी ज्वाइन की। तो क्या ये पार्टियों को चेंज करने का क्या मुख्य विषय रहा? कहीं सत्ता की लालसा कि कहीं भाई अब की बार कांग्रेस का राज आएगा, अब की बार आम आदमी पार्टी का राज आएगा, उस स्तर पे बदलते रहे अपनी पार्टियां, या उनकी नीति आपको पसंद नहीं आई? अब लास्ट में अगर बातचीत करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बचती है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कहीं कांग्रेस की पार्टी की नीतियों से नाखुश होकर कभी भाजपा में भी जा सकते हैं, या कांग्रेस में जो खूबियां हैं वो भाजपा में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो नहीं है, दरकिनार रहती हैं, आपकी नीतियां उनसे मैच नहीं करती? देखिए, ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल के लिए हमने काम करना शुरू किया, उस समय चौधरी देवीलाल की विचारधारा ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में एक बड़ी प्रमुख विचारधारा थी। और जिस तरह से उन्होंने उस जमाने में काम किए, लोगों के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, किसानों के लिए, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो एक इतिहास है। और उस समय यहाँ पर मुख्य तौर पे दो ही पार्टियां थी, इंडियन नेशनल लोकदल जो किसान कमेरी की राजनीति करती थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। तो चूंकि मेरे पिताजी भी उसी विचारधारा में विश्वास करते थे, तो जिस विचारधारा में परिवार का विचार रहता है उसी में सामान्य तौर पे लोग जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण था। उस समय कोई ये नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि भाई हमने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करना है। इसके अलावा मैंने अंतिम समय तक बहुत बेहतरीन प्रयास किया। 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल ने मुझे चुनाव का भी अवसर दिया, लेकिन जिस हालात में और जिन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल में टूट हुई, जो परिवार का विघटन हुआ, और उसके बाद जो एक विचार था, जो एक विचारधारा थी, उससे जो प्रदेश की जनता विमुख हुई, तो उसने सोचने के लिए मजबूर किया कि भाई उन हालात में तो आपकी जो सामाजिक राजनीतिक सोच है वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए परिस्थितियों की वजह से आम आदमी पार्टी, चूंकि उस वक्त दिल्ली में जिस प्रकार से ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई थी और करीब 92 सीटें जीत कर पंजाब में जिस तरह से एक उद्भव हुआ था और एक नवीन राजनीति की शुरुआत थी, लेकिन कालांतर में जिस तरह हमने वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल में भी पूरे समर्पण और ईमानदारी से काम किया, और आम आदमी पार्टी में भी जितने समय रहे समर्पित भाव से काम किया, लेकिन जिस प्रकार से एक साफ सुथरी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा। और मैं आज दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश को बताना चाहता हूं, जितने भी प्रकरण अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दर्ज हैं, कभी भी इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। मेरा अपना पुलिस का अनुभव है, ये सारे मिथ्या आरोप है, लेकिन एक चलती हुई विचारधारा को जिस तरह से तोड़ा गया, आपने देखा जो आज हमारी पार्टी का भी विषय चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, किस प्रकार से दिल्ली में और जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया अरविंद केजरीवाल ने 3 बारी, वहां पे किस तरह से चुनाव आयोग के संरक्षण में वोटों को काटा गया, वोटों को जोड़ा गया। जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता थे और जो वहां पे ब्यूरोक्रेट थे, उनके घरों में किस प्रकार से अलग अलग किस्म के वोट बनाए गए। वो ना कि जब दिल्ली विधानसभा, जो दिल्ली का दिल है, जो देश का दिल है, वहां इस प्रकार की हरकत हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि समस्त देश में निष्पक्ष मतदाता सूची की अपेक्षा करना आज के समय में बेमानी है। तो सर, हरियाणा में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और भविष्य की क्या मुख्य योजनाएं हैं जिन पर जनता विश्वास करे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी जी, और उसके बाद निरंतर
जिस प्रकार से उस जमाने में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो एक मुखर आवाज रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर भारत के दूसरा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें अगर किसी राजनीतिक दल की भूमिका है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसमें भूमिका है। इसके अलावा आज हम बात करें, अभी विगत दिनों 100वां वो मनाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जी। ये इतिहास है राष्ट्र से स्वयंसेवक संघ के। सावरकर जी ने उस वक्त अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और आजीवन पेंशन प्राप्त की जी। और इन्होंने उस समय जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो कार्यक्रम होते थे उनकी मुखबरी करी और उनका विरोध किया जी। और स्वतंत्रता का विरोध किया, जब भारतीय संविधान बना उसका विरोध किया, भारतीय तिरंगे का विरोध किया और बाबा साहब का पुतला उनके रहते इन्होंने जलाया संविधान के बारे में। ये इतिहास की बातें हैं। और जो अभी आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी में भी कभी आ सकता हूं, जिस प्रकार के इनके करते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी में। वो अलग विषय है कि राजनीतिक सफलता विफलता कुछ भी हो। हमारे देश में दो राजनीतिक विचारधारा फिलहाल चल रही हैं जी। एक विचारधारा है गांधी की विचारधारा, जिसका आजादी की जो लड़ाई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और एक विचारधारा है जिस पर आज की सरकार चल रही है, गोडसे वाली विचारधारा, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी जी। तो निश्चित तौर पे ये भी एक प्रमुख कारण है कि इस प्रकार के संगठन में जाने की सुखबीर तंवर जीवन भर सोच भी नहीं सकता। लोगों का कहना होता है जी, पहले नहीं कहती थी जनता, आज की जनता कहती है क्या लाठी या चरखे से आजादी मिली? तो किन कारणों से आज जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला उस व्यक्ति के विषय में ये बातें सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पे भी काफी बार अब उठने लगी है, क्या चरखा चलाने से आजादी मिली? तो क्या तथ्य है इन बातों का? देखिए अनिल जी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो एक इतना लंबा उनका जीवन का संघर्ष है, उनको जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये ज्यादातर वो लोग हैं, मुझे आज दुख होता है कि जिन्होंने कभी गांधी जी को पढ़ा नहीं जी, और वो लोग आज गांधी जी को परिभाषित कर रहे हैं। अगर कोई साथी गांधी जी की जो किताबें आज भी जो उनका दर्शन है अगर उसको पढ़े और उसके बाद अगर बात करे तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई सवाल नहीं बचता है। निश्चित तौर पे एक ऐसे व्यक्ति, गांधी जी कोई सामान्य कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने उस जमाने में बैरिस्ट्री पास करी थी और वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक धोती में काट दी। उसके बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि उन्होंने ये दुख दर्द महसूस किया कि आज मेरे देश के अवाम के पास एक धोती भी नहीं है। वो एक संकेत था। चरखा एक आजादी का प्रतीक है, चरखा एक स्वाभिमान का प्रतीक है, वो इस तरह के विषय थे। लेकिन हमें जब तक हम गांधी जी के दर्शन को, उनके जो लिखित दस्तावेज है उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस तरह की बात लोग करते रहेंगे। इनका कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से इस देश के नौजवानों का आज पथ भ्रष्ट कर रखा है, मैं तो कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग बिना पढ़े लिखे बेवजह की बातें सोशल मीडिया से इधर से उधर करके और उनके बारे में बातें करते रहते हैं, जबकि उनकी खुद का ज्ञान शून्य स्तर का ज्ञान है। 10वीं 12वीं पास आदमी जिसके पास कोई काम नहीं है, वो आज सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट रहा है, जबकि धरातल की सच्चाई कुछ और है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास है, उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विगत के 11 वर्षों में खासतौर पे एक तरह से कलंकित करने का काम किया है, अलग अलग समय में अलग अलग बातें। उस वक्त इस देश की क्या स्थिति थी जी, सब कुछ बाहर से आयात होता था, और उस जमाने की सोच है। आज के एम्स, IIM, वो जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, आज उनके दृष्टिकोण की देन है, जिसकी वजह से हम एक विकासशील राष्ट्र के तौर पे जा रहे हैं। इन्होंने, आज की सरकार ने क्या किया है, 11 वर्षों में जितने भी जो PSUs बनाए थे लगभग बेच दिए।
या गिरवी कर दिए अपने पूंजीपति मित्रों को, और उनमें जो इतना भारी भरकम रोजगार मिलता था, आज कहाँ है रोजगार? आज किस प्रकार से युवा का खून चूसा जा रहा है। जिस नौकरी के लिए सामान्य तौर पे सरकार में 75-80 हजार 70,000 रुपए वेतन मिलता है, आज वो नौजवान 15,000 17,000 में अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं। ये दरअसल की सच्चाई है। मेरा कहने का भाव ये है, मेरा नौजवानों को संदेश है कि आप इन विगत के 75 वर्षों में देखें कि किसने नौजवान शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और किसका क्या कृत्य रहा है। और आज के युवा को ये नहीं पता कि इस देश को इस उन्नति के स्तर पर लाने के लिए किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, किस प्रकार से श्वेत क्रांति चलाई गई, किस प्रकार से हरित क्रांति चलाई गई, जिससे हम आज आत्मनिर्भर हुए हैं। तो ये सारे विषय पढ़ने के, देखने के, चिंतन करने के, अपने इतिहास को जानने के बाद इन विषयों का सबका जवाब हमारे इस 75 साल के इतिहास में है, बशर्ते कि हम उन चीजों को उस लिहाज से देखें। सर, सेंटर में राहुल जी आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चेहरा अगर राहुल जी का होता है तो क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस के किस प्रकार के चांस रहेंगे अगले चुनावों में, और कौन यहां से हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा आपको नजर आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, विगत का जो लोकसभा 2024 का चुनाव था उसमें अप्रत्यक्ष तौर पे राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा थे जी। और हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हम जीते हैं, 9 में से 1 सीट पे गठबंधन में आम आदमी पार्टी लड़ी थी। लेकिन उन सारी सीटों में जो अंतर है वो लाखों में रहा है, लाखों तक रहा है। और नहीं तो आपने देखा होगा इससे पहले के 2014 और 2019 के चुनाव में वो अंतर कहीं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6.5 लाख इस तरह के अंतर होता था। तो निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा में मजबूत एक राजनीतिक विकल्प था, है और आने वाले समय में बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विगत में जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर संगठन की कमी रही, लेकिन अब वो कमी पूरी हो चुकी है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर संगठन सृजन अभियान के तहत जो संगठन निर्माण के बाद हुए हैं, हम हर विषय को बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हरियाणा से बनाया गया जी, उस पर कैप्टन अजय यादव जी ने नाराजगी जताई। तो पार्टी के अंदर ही अगर नाराजगी, और उसी क्षेत्र के दिग्गज नेता भी रहे हैं तो वो क्या दृष्टिकोण रहेगा आपका रेवाड़ी या दक्षिण हरियाणा को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक बहुत लंबे समय के बाद दक्षिण हरियाणा से एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए मान सम्मान की बात। और जहां तक कैप्टन अजय यादव जी की बात है, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। वो बेहतरीन है, उनको संगठन के हिसाब से संगठन की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मेरा तो उनसे यही आग्रह है जी। सर, दक्षिण हरियाणा की अगर बातचीत करें तो राव इंद्रजीत सिंह जो यहाँ से सांसद रहे हैं, काफी समय MLA पद पर भी रहे, और एक यहाँ से दिग्गज नेता की छवि में है, काफी भगत उनके इस क्षेत्र में या काफी वोटर सपोर्टर है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का क्या राव साहब की वजह से कहीं ना कहीं कोई कारण है, या शीर्ष नेतृत्व किसी भी सरकार का उनको मायने नहीं देता? क्या सोचते हैं आप? देखिए अनिल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह जी दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता हैं और वो जिस परिवार से आते हैं, निसंदेह राव तुलाराम जी का न कि सिर्फ हरियाणा दक्षिण हरियाणा के इतिहास में अपितु भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जिस प्रकार से निरंतर क्षेत्र ने राव इंद्रजीत सिंह जी को, चाहे उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े, चाहे उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े, निरंतर उनका सहयोग किया है, निरंतर समर्थन किया है। लेकिन क्या वजह रही कि राव इंद्रजीत सिंह जी विगत के करीब 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में
जो अपेक्षित वांछित राजनीतिक ऊंचाइयां उनको चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पाई, और उसका निश्चित तौर पे खामियाजा हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा की जनता को निरंतर भुगतना पड़ रहा है। 2014 में भी वो राज्य मंत्री थे और दुर्भाग्य से आज 2025 समाप्त होने वाला है, आज भी राज्य मंत्री हैं, तो उनकी योजनाओं में कमी है। क्षेत्र का समर्पण सहयोग में कोई विषय नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है तो उनके दृष्टिकोण में है, या उनकी अपनी आवाज कैसे उन गलियारों तक नहीं पहुंच पाती है जिसके लिए दक्षिण हरियाणा के विकास के रास्ते खुलते हैं। जी, क्षेत्र में अगर और बातचीत करें सर, तो किस प्रकार की विपक्ष भूमिका आप दिखाना चाहेंगे मौजूदा सरकार को? क्या क्या चीज, क्या क्या योजनाएं इस क्षेत्र के लिए होनी चाहिए जो सरकार को करनी थी, लेकिन सरकार 11 साल के कार्यकाल में अब तक नहीं कर पाई? देखिए, जिस प्रकार से विगत के 11 वर्षों में जो प्रमुख विफलताएं रही, मैं उन्हीं की बात करूंगा जी। हम सब इस फर्रुखनगर और पटौदी खंड में ये सारा का सारा लगभग कृषि आधारित क्षेत्र है, और इसमें विगत के 11 वर्षों से साक्ष्य हैं इस बात के, हर सीजन में जिस तरह से खाद की कमी रही है, काला बाजारी रही है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भी वही हाल है। हालांकि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के दावे करते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल खराब है और खाद की आज भी कमी है, काला बाजारी, और जिस प्रकार से किसान को उसके साथ जो और एडिशनल सामान दे के लूटा जा रहा है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से आज बेरोजगारी है, कहने को तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन सीएमआई के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश में अगर रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो सर्वाधिक बेरोजगारी है, और बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कोड है। इसके अलावा एमएसपी की बड़ी बात करते हैं कि हम एमएसपी पे 24 फसलें खरीद रहे हैं जी। बड़े लंबे चौड़े विज्ञापन देते हैं अखबारों में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अनेक ऐसी फसलें उन 24 में जो हरियाणा प्रदेश में पैदा ही नहीं होती। यहाँ अगर कहीं कोकोनट पैदा होता हो तो आप बता दीजिए। इस प्रकार की फसलों की एमएसपी की बात करते हैं, और आज इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 2,775 रुपए घोषित किया है, लेकिन जिस तरह से आप सबके सामने 1600 से 1900 के बीच में जो बाजरा को लूटा गया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा करीब 6 वर्ष से परिवार पहचान पत्र में जो निरंतर त्रुटियां हैं, जो ठीक नहीं हुई, कभी उसके आधार पे किसी की पेंशन कट जाती है, किसी की दूसरी सुविधाएं कट जाती है, वो सब आपके सामने है। और जो एक प्रॉपर्टी आईडी का जिस प्रकार का विषय इन्होंने निरंतर चलाया हुआ है, और उसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और लूट है, हमारे यहाँ नगर पालिका फर्रुखनगर के भी एक कर्मचारी की अभी विगत दिनों गिरफ्तारी हुई थी, तो ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जिस तरह से यहाँ पे फर्रुखनगर और पटौदी दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों खंडों में राजस्व विभाग के द्वारा जिस प्रकार का निरंतर भ्रष्टाचार है, आप कहीं चले जाओ बिना पैसे के किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती, किसी अधिकारी विशेष का भी विषय नहीं है। सारे के सारे यहाँ पे, वैसे तो पूरे गुड़गांव में ही का राजस्व विभाग दोनों हाथों से इस क्षेत्र को सोमनाथ का मंदिर समझ के लूटने पर लगा हुआ है जी। इसके अलावा आपने देखा विगत के 11 वर्षों में 2 बारी अवसर आए पंचायती राज के और स्थानीय निकाय चुनाव के जी। दोनों के दोनों चुनाव कई साल देरी से हुए, और उसकी वजह से जिस प्रकार से विकास अवरुद्ध हुआ वो आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कानून व्यवस्था के आज हालात क्या हैं आपको बेहतर पता है। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में रंगदारी मांगी जा रही है सरेआम, और बदमाशों के द्वारा धमकी देकर पैसा ऐंठा जा रहा है, और पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है। इसके अलावा लूट, बलात्कार और दलित दमन के जिस प्रकार के अभी विगत दिनों हमारे जटोला गांव में एक दलित युवक के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके अलावा जो जितनी भी व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं, मैं उनका सबका घोर विरोध करता हूं। इसके अलावा जो हमने विगत के करीब 20 सालों के सक्रिय राजनीति के दौरान जो प्रयास किया, उसमें आपको ध्यान होगा 2015 में ओलावृष्टि हुई जी, और सरकार ने 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा फर्रुखनगर खंड का
कि यहाँ कुछ तकनीकी कारणों से मुआवजा नहीं मिल पाया। जी आज की और तत्कालीन विधायक पटौदी जो मर्जी सेखी बघारे, जी लेकिन आपके भाई ने 18 महीने निरंतर उसके लिए संघर्ष किया और 18 महीने के बाद वो मुआवजा दिलवाया गया। जबकि तत्कालीन कृषि मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने ये कहा इसी फरूखनगर की धरती पे कि ये नहीं मिलेगा, जिसको मिलना था उसको मिल गया, बंद करो जी। लेकिन हमने उनको मजबूर किया कि ये नहीं चलेगा और हम इस पे हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है जी। इसके अलावा आपको ध्यान होगा फरूखनगर से पचगांव तक लोगों ने रास्ता बदल लिया था और जिस तरह से यहाँ वजीरपुर होके जाना शुरू कर दिया था, उस जमाने में हमने निरंतर यहाँ संघर्ष किया और ये सड़क उस जमाने में बनवाई। इसके अलावा फरूखनगर से हेली मंडी वाया मेहचाना और वाया खंडेवड़ा दोनों सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया। और आप जाते होंगे जरूर, हेली मंडी से जो मौजाबाद वाली सड़क है उस पे 3-4 ऐसे गड्ढे थे जो हल्का सी बारिश का पानी आने पे या साथ में जमीन में पानी देते थे कृषि के लिए, वो भर जाता तो रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। उनको हमने दबाव देके पंचायत करके निरंतर संघर्ष करके करवाया। मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है कि प्रशासन ने धारा 144 लगाई, लेकिन हमने इन सड़कों की मांग के लिए धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सरकार को मजबूर किया और पुनर्निर्माण करवाया। ये उस मतलब तथ्य हैं इस बात के। इसके अलावा जिस प्रकार से और अनेक समस्या समय समय पे आई, चाहे सड़कों की बात है, चाहे अस्पताल की बात है, या किसी प्रकार की जो परेशानी इस क्षेत्र में आती है, क्योंकि मुझे विगत के करीब 10 वर्षों से प्रदेश में प्रवक्ता की जिम्मेदारी रही है विभिन्न पार्टियों में, आज भी है, तो उसके माध्यम से एक मंच है कि मैं इस क्षेत्र की आवाज उस मंच के माध्यम से निरंतर उठाता रहता हूं और आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन सारी चीजों के बारे में निरंतर प्रयास किया जाए। तो सर, हरियाणा में कांग्रेस के पास ऐसी क्या योजनाएं हैं कि अगली बार कांग्रेस की जीत हो? किस प्रकार की योजनाएं बना के बैठी है कांग्रेस पार्टी कि हरियाणा में 15 साल से जहां हार हो रही है तो अगली बार अपना अस्तित्व जनता के बीच में बना पाएगी? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं इस क्षेत्र के बारे में अपना दृष्टिकोण आपके माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं जी। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये है कि इस क्षेत्र का नियोजित विकास होना चाहिए। गैर नियोजित विकास सदैव विनाशकारी होता है और इस क्षेत्र में निरंतर जिस प्रकार से गैर नियोजित विकास चल रहा है, मैं उसका घोर विरोधी हूं। ये नियोजित विकास होना चाहिए, नियोजन के साथ विकास होना चाहिए। अगले कम से कम 100 साल के दृष्टिगत सड़क, नालियां, गलियां, विद्यालय, जितनी भी पब्लिक एमिनिटीज के विषय हैं वो उस प्रकार से विकसित हों। दूसरा, जो सरकार के विद्यालय हैं उनका रख रखाव ठीक हो, उनमें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिले। और यहाँ पे सरकारी स्तर पे तकनीकी महाविद्यालय नहीं है, जितने भी ये यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये लूट के अड्डे हैं, कोई तकनीकी शिक्षा उस स्तर की नहीं मिल पा रही है। और जबकि हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे आजू बाजू, हमारे क्षेत्र में तो नहीं है लेकिन हमारे साथ लगते हुए क्षेत्र में जिस प्रकार से औद्योगिक विकास है तो उसमें तकनीकी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निरंतर जो पलायन बढ़ रहा है गांव से शहरों की तरफ, उसकी रोकथाम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गांव में शहर की तर्ज पे सुविधाएं अगर रहेंगी तो निश्चित तौर पे ये जो पलायन निरंतर जारी है, पलायन रुकेगा। और क्षेत्र में जिस तरह से परिवहन सुविधाओं का बुरा हाल है और हर आदमी अपना साधन नहीं ले सकता, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, तो एक सुचारू परिवहन व्यवस्था की यहाँ जरूरत है। और गांव में जिस प्रकार से आजादी से पहले के लाल डोरे बने हुए हैं, आज जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, गांव का लाल डोरा भी आज बढ़ने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए ये रात का दिन का अलग अलग टाइम की जो बिजली की आपूर्ति है ये निर्बाध रूप से ठीक समय से होनी चाहिए। इसमें जो बीच में कट और तारों की जो अलग अनेक समस्याएं हैं ये दुरुस्त कर देनी चाहिए। इससे सरकार को भी लाभ होगा,
क्योंकि इससे बिजली की खपत बढ़ती है, घटती नहीं है। और एक बारी अगर निरंतर धारा प्रवाह अगर बिजली आपूर्ति रहेगी तो उससे बिजली की बचत होगी, क्योंकि दोबारा पानी वहां नहीं जाएगा। इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ निरंतर बाहर के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ जिस तरह से सामाजिक एक विभेद के अभी बीच बीच में कहीं ना कहीं से विषय आ जाता है, तो महिला और दलित समाज की सुरक्षा भी आज के समय में यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बड़े दुख की बात है कि क्षेत्र में पीने के पानी की ठीक सुविधा नहीं है। हालांकि प्रयास हुए हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफी हैं। और यहाँ पे जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे व्यक्ति के हड्डियों में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। और क्षेत्र में ज्यादातर लोगों के दांत पीले होने का कारण यही है कि वो उनमें फ्लोरोसिस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम फरगुनर पटौदी के बीच में 500 बेड का अस्पताल यहाँ बनना आज की मुख्य मांग है। और सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार रहित इस सरकारी कार्यालयों में सेवा मिलनी चाहिए। और रही बात आपने जो सवाल किया जी कांग्रेस का, देखिए उसके बारे में तो जो हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व है वो बताएगा। लेकिन ये है कि निरंतर जो बेकायदियां हैं उनका संकलन करके जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो सकती है इनका भी विरोध करेंगे। और जो आज हरियाणा प्रदेश को जो कुछ जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए सरकार को मजबूर करेंगे, क्योंकि मजबूत विपक्ष है और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और इसके बाद जो भी समस्याएं, जो दिक्कत परेशानी आएगी, उन सबका संकलन करके उनके निराकरण के लिए जो बेहतर होगा वो हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। और निश्चित तौर पे आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत राजनीतिक विकल्प है और हम जनता जनार्दन की सेवा अतीत में भी की है, भविष्य में भी करेंगे। जी सर, अंतिम सवाल रहेगा, क्षेत्र की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से क्षेत्र की बेटियां बहकावे में आके परिवार से अलग गलत कदम उठा लेती है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहां तक बेटियों का विषय है, हमें निश्चित तौर पे बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए। और मेरा तो प्रयास है कि बेटियों को एक स्वतंत्र वातावरण मिले। लेकिन कुछ बच्चियां इसका नाजायज फायदा उठा लेती हैं, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। और अभी हमारे क्षेत्र से एक बहुत बड़ा हमारे लिए कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारी एक बेटी है हमारे डूमा गांव की, दीपशिखा यादव, जिसने एशियाई चैंपियनशिप में 2-2 गोल्ड मेडल जीत के इन बेटियों को ये बताया है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार का दूषित आचरण करें। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपना जो विचार है वो अपने जो आपके जीवन का गोल है उस पे लगाएं। तो उस बेटी ने ये बता दिया है क्षेत्र की बेटियों को और इस देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को, कि कोशिश करने से सारी चीजें ठीक होती है। अब तो मैं उस बेटी के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने एक मील का पत्थर अपने आप को साबित किया है, हम आशा करेंगे कि इस क्षेत्र में भी भविष्य में गोल्ड मेडल आएगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल आएगा। जी, तो आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी के साथ। आप भी कमेंट करके बताएं क्या मौजूदा सरकार अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से नहीं निभा रही है, या आने वाले समय में फिर कांग्रेस सरकार अपने नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चलाएगी? आप भी जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।